नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। और सीटेट एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी बुक है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है ना। उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर कक्षा 5 की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका निचोड़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। 22 अध्याय आपको एक साथ यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी सारी जो एनसीईआरटी 5 में जो निचोड़ निकल के आता है, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, वो भी अध्याय वाइज है ना। जैसे कि एक अध्याय है उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय। इस प्रकार से इस जो पीडीएफ है आपके सामने, या फिर कह सकते हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 5 का जो संपूर्ण विश्लेषण है वो इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई इस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो यहाँ पर जो 22 अध्याय पढ़ेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, आप देख सकते हैं। एक अध्याय से लगाकर 22 अध्याय में इनको पढ़ूंगा, कुछ खास असर नहीं होगा क्योंकि समय ही खराब होगा। तो पढ़ लीजिएगा, 22 अध्याय आपको यहाँ पर मिलेंगे ना, एक ही वीडियो में पहला अध्याय होगा और लास्ट 22 अध्याय पर हम ये वीडियो खत्म करेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ना। तो शुरुआत करते हैं, पढ़ लीजिएगा, 22 अध्याय हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें को जान लेते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी, कुछ चीज़ें जो इसमें उपलब्ध नहीं है वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता दूंगा। देखिए, बात करें हम कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किससे देती हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम फिर अध्याय की ओर चलेंगे, कुछ पॉइंट मैंने रखे हैं यहाँ पर। तो बिजली और तरंगों से देती, किससे देती है? बिजली और तरंगों से देती है ना। और कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, आपको याद होगा 2004 में भूकंप आया था, सन 2004 में दिसंबर के माह में, है ना। उसमें क्या हुआ था, जो सुनामी आई थी उससे कुछ समय पहले जो जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान के जो खास आदिवासी होते हैं, जो जनजाति होती है, वो समझ गए थे और उन्होंने अपना जंगल खाली कर दिया था, जिससे कि उनकी जान बच गई थी। आपको यदि याद होगा तो। और ये याद रखिएगा कब हुआ था सुनामी, ये कब आई थी? 2004 में। ये भी पूछा जा सकता है, सन आपको याद रखना है ना, कब आई थी? दिसंबर में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या रहते हैं, जो जानवर होते हैं कुछ खास तरीके के अजीब निकालते हैं, वो जो हरकतें होती हैं वो करने लगते हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की बात करें कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबतों, जैसे कि यदि शेर आ गया, चीता आ गया या फिर और कोई सी मुसीबत आ गई, तो उसे देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, कुछ वैज्ञानिक का यह भी दावा होता है कि हर पक्षी की अपनी आवाज होती है। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, हमारी एक आवाजें होती हैं, इस प्रकार से हर एक पक्षी, हर एक जानवर की अपनी आवाज होती है। तो ये वैज्ञानिकों को मानना है। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। आगे बात करें, कुछ जानवर जो होते हैं उनके सोने का समय एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में ऑफलाइन एग्जाम हो गई है आपकी सीटेट, तो उसमें पूछा गया था कि हाथी कितने घंटे सोता, तो याद रखिएगा मात्र 2 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे सोता है, ये भी 2 घंटे सोता है। गाय कितने घंटे सोती है, तो ये 4 घंटे सोती है। बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो 12 घंटे सोती है। स्लॉथ 17 घंटे सोता है। और अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। ये आपको सोने का समय याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले एक बार दोहरा लीजिएगा, है ना। या फिर ये पीडीएफ तो आपको हमारे ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जानवर होते हैं उनमें भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है ना। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, तो कोई हल्की हल्की हार्ट से सुनकर पता कर लेता है, तो कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ये होता है आपका कुत्ता, है ना। आगे हम बात करेंगे करके, जो हल्की आहट से सुन लेता है, पता कर लेता है कि भाई ये जो हल्की आहट है ये किसी जानवर के कारण हो रही है या फिर हवा के झोंके से, यानी कि हवा के कारण हो रही है, तो ये बाघ है ना। तो ये सारी जानकारी हम आगे आपको देंगे। तो ये जानवर जो होते हैं वो देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति भी जानवरों में होती है ना। इसके बाद कैसे पहचाने साथी को, इसके बाद में हम अध्याय वाइज आपको बताएंगे। तो कैसे पहचाने साथी को, चींटियां कैसे पहचानती, कुत्ता, मच्छर, तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। चींटियों के बारे में पूछा जाता है ना। तो चींटियां चलते हुए अपने पीछे खास किस्म का गंध छोड़ती है, किस प्रकार का, खास किस्म का, और उसका नाम क्या है, फेरोमोनस, है ना। इसका नाम याद रख लीजिएगा। इसके कारण आपने देखा होगा जो चींटियां होती है वो एक के पीछे एक के पीछे एक चलती रहती है ना। तो गंध की वजह से चलती है। इसी गंध के कारण चींटियों को पता चलता है कि वो किस ओर उन्हें जाना है ना। इसी गंध की वजह से, कौन सी गंध है ये,
फेरोमोनस। अब कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के बारे में तो सभी को पता होगा, ये सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है, जिसे इलाका कहते हैं ना। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं, है ना। तो मल मूत्र के द्वारा कौन पहचान लेता है? सूंघकर, है ना, जिसको बोलते हैं हम, तो ये कुत्ता है। मच्छर की हम बात करें तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। रातों में आप लाइट भी बंद कर देते हो, सब कुछ बंद रहता है ना, अंधेरे रहता है, फिर भी आपने देखा होगा जो मच्छर होता है वो ज्यादातर आपके पैरों में काटता है ना। देखा होगा आपके पैरों के पास भिनभिनाता रहता है। तो ये एक खास तरह की जो गंध होती है अपने पैरों की, उसकी वजह से वो वहां पर मंडराता रहता है और वहीं पर बार बार अटैक करता नहीं, काटता रहता है ना। बाकी शरीर पर भी काटता, लेकिन ज्यादातर पैरों पर आपने देखा होगा। आगे हम बात करेंगे, अब अध्याय वाइज चलेंगे। पहला आपका अध्याय है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने एनसीईआरटी बुक को देखा होगा, काफी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वहाँ जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को वहां से निकाला गया है जो कि आपके सीटेट के लिए इंपोर्टेंट है। तो आवाजें अलग अलग है ना, इसका कैसे पहचाने चींटी के दोस्तों को, इसमें जो जो भी फैक्ट हैं, जो जो भी इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए, वो सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज, यानी कि उड़कर यदि आने वाला जो दुश्मन है खतरा दिख रहा है तो उसके लिए अलग आवाज निकालेंगे, और जमीन पर चलकर कोई जो दुश्मन आ रहा है या फिर उनको जिससे खतरा है जो जमीन पर चलकर आ रहा है तो उसके लिए वो अलग आवाज निकालते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, वो होती है आपकी छिपकली, है ना। सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि भाई वो कौन सा जानवर है जो सर्दियों के दिनों में अचानक कहीं गुम हो जाता है, तो वो है आपकी छिपकली। याद रखिएगा, छिपकली सर्दियों के दिनों में आपको नहीं दिखती, आपने देखा होगा, है ना। वो अचानक गुम हो जाती क्योंकि वो गहरी नींद में चली जाती है। अब बात करें, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि जानवरों की भी एक पूरी भाषा होती है, आवाजें निकालते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अलग अलग जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। चलिए आगे हम बात करेंगे रेशम का कीड़ा, है ना। जो रेशम का कीड़ा होता है यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा कीट है या फिर जानवर है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो वो है रेशम का कीड़ा। यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारा मन उसे गंदा नहीं मानता है, जब तक वो गंदा नहीं होता है ना। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। तो ये सारी चीजें आपके पहले चैप्टर में थी, उसमें आपका स्लोथ भी है। देखिए स्लोथ जो होता है इसके बारे में हम कई बार आपको जानकारी दे चुके हैं, फिर से दे देते हैं। जो जानकारी इसमें नहीं है अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जिस पेड़ पर रहता है उसके पहले जो स्लोथ होता है वो कैसा दिखाई देता है? भालू जैसा जानवर है। कैसा है? भालू जैसा ही पूछा जाता है ना कि भालू जैसा कौन है, तो याद रखिएगा वो स्लोथ है। कौन है? स्लोथ है। और ये अच्छा तैराक भी होता है। और आलसी जीव, सबसे आलसी जीव कौन सा है? तो वो है स्लोथ, है ना। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि जिस पर रहते हैं उसी को खा जाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं ना। कहने का मतलब ये है ना। उदाहरण के तौर पर ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते कितने दिनों में, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन में मात्र ये नीचे उतरता है सोच करने के लिए। और ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं होते, दिखते भालू जैसे हैं लेकिन भालू ये नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते। कितने? ये पूछा गया है ना, आपके कूट में पूछा जाता है स्लोथ के बारे में, आपको पता ही होगा। तो 17 से 18 घंटे वहां पर विकल्प में दे रखा होता, 17 से 18 घंटे आपको याद रखना है। तो 17 से 18 घंटे ये मस्ती से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से ये सोता है ना। आगे बात करें, जब ये अपने पेड़ के पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी कि जो पास का पेड़ है उसी पर जाते हैं। लगभग अपने पूरे जीवन काल में मात्र ये 8 पेड़ों को बदलता है। मात्र 8 पेड़ों पर ये अपना जीवन यापन करता है। और उनकी उम्र क्या होती है? लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी कि मात्र 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। लगभग 8 पंजे 40, यानी कि 5 साल ये एक पेड़ पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हुई
स्लोथ के बारे में 7 या 8 पैर विकल्प में रहते हैं, आपने देखा होगा है ना, सीटेट एग्जाम में ऐसा दिया होता है 7 से 8 पैर है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये रात्रिचर होता है। क्या होता है? रात्रिचर, यानी कि रात में जगता है, जब भी जगता है ना, वैसे 17-18 घंटे तो सोता ही है, लेकिन याद रखना ये क्या होता है? रात्रिचर होता है। अब जानते हैं पक्षियों की आंखें है ना, तो चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते। कौन कौन है वो? चील, बाज, गिद्ध ना, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये कितने गुना ज्यादा देख पाते हैं? तो 4 गुना ज्यादा जो मनुष्य है उनसे देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वहां चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, यानी कि हमें वो चीजें 2 मीटर से दिखाई दे रही है तो ये उसे 8 मीटर की दूरी से वो देख लेते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। यहां पर इससे पहले मैं आपको बता दूं 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं कि भाई अपनी गर्दन को आगे पीछे है ना, ज्यादातर मतलब कि लगभग 270 डिग्री पूछा जाता है कि 270 डिग्री तक अपनी गर्दन कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी घुमा लेता है, तो वो है आपका उल्लू। कौन है? उल्लू। याद है आपको है ना, उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे 270 डिग्री तक घुमा सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि झटके से अपनी गर्दन है ना, क्या पूछते हैं? झटके से, जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो कौन सा पक्षी होता है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। तो कौन सा पक्षी? आपका मैना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैना झटके से अपनी जो गर्दन है उसको आगे पीछे करता है और उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो पक्षियों के बारे में मैं बता रहा था, इसलिए जानकारी आपको दी थी है ना। पक्षी जब दोनों आंखों से एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, एक ही चीज को देखते हैं, तो उन्हें चीज की जो दूरी का एहसास होता है। एक ही जगह पर यदि दोनों आंखों से वो केंद्रित करते देखते हैं तो क्या होता है? दूरी का उनको एहसास होता है। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो देखने का क्या होता है? उनका दायरा बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करें। ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो, उनकी जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। क्या नहीं होती है? घूम नहीं सकती। वे अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखता है। आपने देखा होगा पक्षी हमेशा अपनी गर्दन को बार बार इधर से उधर घुमाते रहते हैं। क्यों घुमाते रहते हैं? क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वो घूम नहीं सकती, जो पुतली होती है घूम नहीं सकती है, इसलिए उनको अपनी गर्दन को आसपास घुमाना पड़ता है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो जो चीजें को देखते हैं वो किस रंग की देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए केवल सफेद और काले रंग की देखते हैं। ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वहां सुन पाता है। यदि पूछा जाए कि किसके कान नहीं होते तो याद रखिएगा सांप के नहीं होते हैं। जो कंपन होता है जमीन पर उसी से ही उसको पता चलता है ना, किशोर जाना है, ये सारी जानकारी उसको जो जमीन पे हुए जो कंपन होता है उससे पता चलता है। अब बात करते हैं बाघ की। तो बाघ के बारे में तो सभी को पता होगा है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो कौन है? लिख देता हूं यहां पर, भारत का राष्ट्रीय पशु। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा, सभी को पता होगा ये चीजें। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका बाघ है ना। और ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर पाया जाता है सर्वाधिक? बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ना। यदि पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछे कि भाई टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो एमपी को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं ना। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद होती है। किससे? मूंछों से है ना। उनकी जो मूंछें हैं उनसे ये चीजें बिल्कुल उसको क्लियर हो जाती है और ढूंढने में भी मदद होती। किसमें? अंधेरे में। और बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना। याद रखिएगा कितने गुना? 6 गुना। कूट में आपसे पूछा जा सकता है, कभी 4 गुना दे दिया जाता है विकल्प में, 2 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो याद रखना है कितने गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना बेहतर देख सकता है ना। और इनकी उम्र की बात करें कि भाई बाघ की जो उम्र होती लगभग वो कितनी होती है, तो इनकी जो उम्र होती है लगभग वो होती 26 साल। कितनी होती है?
26 साल, है ना। उम्र के बारे में पूछे, कोर्ट में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करें, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज निकालता है, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकालता है, कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ये भी आपसे कोर्ट में पूछा जा सकता है। बाघ का जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करें, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हवा जो चलती है और जो पेड़ की सरसराहट होती है, उसके हिलने से बाघ ये पता लगा लेता है कि भाई ये हवा के माध्यम से हिल रहा है या फिर कोई जानवर छुपा हुआ है झाड़ियों के पीछे। तो ये किसके कारण करता है? वो अपने कानों के माध्यम से ना। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, इस वजह से ये सारी हरकतें वो करता है ना। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यहाँ तो उस बाघ की ही मर्जी होती है कि वो वहाँ पर जाना चाहता है या फिर नहीं। तो ये भी जो गंध रहती है, जो मूत्र की गंध रहती है, उनसे ये पहचान जाते हैं। और इनका जो दायरा होता है, जरूरी नहीं कि छोटा हो बड़ा हो, किसी भी माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब बाघ जाता है तो वो पता उसे चल जाता है कि भाई किसी और का इलाका है, तो उसकी मर्जी होती है तो वहाँ जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर बाघ के बारे में और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ना। और जो बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है, आपने बाघ का चित्र देखा होगा, नहीं देखा तो मैंने जो पीडीएफ आपको बताई है रामबाण पीडीएफ, उसमें चित्र के माध्यम से आपको समझाया है, देख लीजिएगा, है ना। बाघ की उम्र मैंने आपको बताई दी है, 26 साल की होती है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण किससे करता है? तो मूत्र के द्वारा करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है किससे करता है, मूत्र के द्वारा करता है। और बाघ समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बाघ समूह में रहते हैं। और एक समूह में कितने बाघ रहते हैं, ये आपसे कोर्ट में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 10 से 12। कितने होते हैं? समूह में 10 से 12 बाघ होते हैं। और बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है ना। तो बाघिन कौन करती है? एक मिनट, है ना, कौन करती है? बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। और बाघ का जो नर बच्चा होता है वो किस उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3 से 4 साल, है ना, 3 से 4 वर्ष। जैसे कि आपका हाथी हो गया, उसमें भी पूछा जाता है, बाघ में भी पूछा जाता है, शेर में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो उम्र होती है बाघ के नर बच्चे की, वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने ये समूह को छोड़ देता है। और बाघ के जन्म के समय जो बच्चा होता है वो कितने ग्राम का होता है, यानी कितने किलोग्राम का होता है? तो वो होता है आपका 2 से 2.5 किलो का, 2 से 2.5 किलोग्राम का वो बच्चा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाघ की दहाड़ मैंने आपको बताई दी है, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। जो बाघ होता है वो जंगल में पत्तियों में जो सरसराहट होती है, हिलने के कारण दूर से ही पहचान लेता है कि जो पत्तियों के हिलने का सरसराहट है किसी जीव के कारण है या फिर हवा के कारण है। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता दिया हूं। और बाघ अंधेरे में ही मनुष्य के से कितने गुना अधिक देख सकता है, थोड़ी देर पहले बताया था, 6 गुना अधिक देख सकता है। तो ये जो सारी जानकारी है ये मैंने आपको बता दी। एक छोटी सी जानकारी और रह गई है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कब और कौन से नेशनल पार्क की शुरुआत की थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में, कब? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट कौन से नेशनल पार्क में शुरू किया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो यूके, है ना। ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में ये स्थित है ना। तो मुझे लगता है मैंने बाघ की सारी जानकारी आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी हिरण को
थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है ना। खुशबू के लिए किसे मारा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, कस्तूरी हिरण को मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है। ये तो आपको सभी को पता होगा। देखिए, हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है, दांतों के लिए किसको मारा जाता है, हाथी को। गेंडे को सींग के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा दिया जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए किसको किसके लिए मारा जाता है, ये आपसे कूट में आंसर पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, यानी कि वहां पर बिल्कुल शिकार करना मनाही, वहां पर शिकार आप नहीं कर सकते। वो कौन कौन से आपके पार्क है, तो वो है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला है ना। पूछा जाता है भारत का पहला या फिर भारत का पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1973 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इसमें की गई थी, है ना, जिम नेशनल पार्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी, 1936 में, है ना। और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, है ना, ये याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में जो घाना नेशनल पार्क है, इन जंगलों में शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ना, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते, देखिए अध्याय 1 आपका समाप्त हो गया, जो मेन जानकारी थी उनको निकाल कर आपको बता दिया गया है। अब अध्याय 2 की बारी है ना, कहानी सपेरों की। आपने देखा होगा, सबसे पहले बात करते हैं कालबेलिया, है ना। आपने देखा होगा आपके गांव में सांप लेके आते हैं, है ना, बीन बजाते हैं, थोड़ा सा क्या है कि टोकरी में सांप रखा होता है ना, उसको बाहर निकालते हैं, यानी कि ये एक उनका मांगने का तरीका होता है, मांगने के लिए आते हैं ना, कह सकते हैं। तो जो कालबेलिया होते हैं, सपेरों की एक जाति होती है, जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं, है ना, जिनको क्या बोलते हैं, हम कालबेलिया बोलते हैं। और जो कालबेलिया नाच होता है, जो नृत्य होता है, इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कालबेलिया नाच बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप कितने होते हैं, जो जहरीले होते हैं, सभी को पता है ना, ये तो बार बार आपको बताया जाता है। 4 तरह के सांप होते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, जो कि भारत में पाए जाते हैं। वो है आपका करेत, नाग, दुबोइया और अफाई, है ना। ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। और पूछा गया है कि कितने प्रकार के सांप हमारे देश में जहरीले होते हैं, तो 4 प्रकार के, है ना। इनके नाम भी आपके सामने है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सांपों की पिटारी कावड़ जैसी दिखती है। कैसी दिखती है, कावड़ जैसी, है ना। आपने देखा होगा उसमें सांप रखा होता है, फिर वो खोलता है ना। मांगने के लिए आते हैं गांव में, गांव घूमते रहते, अब तो बहुत कम हो गया, आप देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले फेरा लगाने आते थे ना, जिसको हम फेरा बोलते हैं। आगे बात करें, सांप के डंक के निशान से यहाँ जानने की कोशिश की जाती है कि किस सांप ने काटा है। जब सांप काटता है तो जो डंक छोड़ता है, कितने दांत होते हैं सांप के, 2 दांत होते हैं, है ना। जहरीले दांत होते हैं, याद रखिएगा, 2 दांत होते हैं सांप के। और आगे हम बात करें, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले दांत होते हैं ना। और इस जहर के बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली जो दवाई होती है, उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। और यहाँ सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किसके जहर से बनाई जाती है, सांप के ही जहर से बनाई जाती है। और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये जो दवाई होती है वो मुफ्त में आपको मिलती है। यदि सांप ने काटा है तो आप यदि स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। सही समय पे पहुंच जाएंगे तो आप बचने के काफी चांस होते हैं, है ना। और बात करिए, जो सांप होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा, सांप नहीं हो तो खेतों से फसलों को कौन बचाएगा। आपने देखा है कभी पहले, यदि आपने देखा है तो देखा होगा, लेकिन अब सांप आपको खेतों में नहीं दिखाई देते, क्योंकि हम जो कीटनाशक छिड़कते हैं ना, जो आप खाद का उपयोग करते हैं ना, तो उससे चूहे बचते हैं और ना ही सांप बचते हैं ना। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो किसानों को पता नहीं होती हैं और धड़ल्ले से चलने देते हैं ना। इधर कीटनाशक छिड़क रहे हैं, उधर खाद दे रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, ना तो सांप दिखाई दे रहे हैं और ना ही चूहे दिखाई दे रहे हैं। इससे हमारी ये जो संरचना है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज NCERT 5 के जो टॉपिक है उसके बारे में। 22 टॉपिक आपको यहाँ पर अध्याय आपको कवर किए जा रहे हैं। बीन पार्टी के बाजे, यानी कि जो कालबेलिया के हाथ में जो आपने बीन देखी होगी वो किससे बनी होती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, है ना। ढोल के अलावा तीनों बाजे
जो सूखी लौकी होती है उससे बनाई जाती है। जो सूखी लौकी आपने देखी होगी, लौकी है ना जो हम खाते हैं, वो जब सूख जाती है तो उससे ये अपना जो बीन है उसको बनाते हैं। आगे हम बात करें अध्याय 3 की। अध्याय 3 है चखने से पचने तक। चखने से पचने तक, इसमें आमतौर पर हमारे जो पेट के अंदर लगभग कितने सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो 30 सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना? 30, है ना। और शायद मैं सांप के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा यहाँ जानकारी दे देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। जो सांप के दांत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कितने दांत होते हैं सांप के, 2 खोखले दांत होते हैं। वो खाने में यूज़ नहीं करता है ना। कहने का मतलब है सांपों के दांत होते हैं लेकिन वहाँ अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है, उसे खाने में यूज़ नहीं करता है। वो जहर छोड़ने में यूज़ करता है, किसी को भी काटता है तो उसी से वो काटता है खोखले दांतों से। और 2 होते हैं ना। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। वो कौन सा जानवर है या कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है? तो वो है आपका किंग कोबरा, है ना। याद रखिएगा, किंग कोबरा लिख भी देता हूं मैं यहां पर, किंग कोबरा, है ना। आगे हम बात करें तो एक ऐसा भी सांप होता है जो घोंसला बनाता है। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं ऊपर ही यहां पर बता देता हूं आपको, है ना। एक सांप ऐसा भी होता है जो घोंसला बनाता है। वो कौन सा सांप होता है? तो वो होता है आपका यही नाग या फिर किंग कोबरा। इसको नाग भी कहा जाता है और किंग कोबरा भी कहा जाता है। किंग कोबरा, है ना, दोनों एक ही हैं। तो ये घोंसला बनाता है ना, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है? तो वो है अजगर। पूछा जाता है ना, विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है ना। अजगर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। और आपने देखा होगा हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन से देश के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, तो वो है हांगकांग। कौन से? हांगकांग। हांगकांग के लोग हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लिंग हू फेन कहा जाता है। ये भी पूछा गया है, लिंग हू फेन, है ना। जिसे क्या कहा जाता है? लिंग हू फेन कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आगे, यानी कि अध्याय 3 की चखने से पचने तक। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग कितने सेंटीग्रेड का तापमान होता है? तो याद रखिएगा 30 सेंटीग्रेड तापमान होता है। हमारे पेट का पाचन रस एसिड अम्ल की तरह होता है। कैसा होता है? एसिड अम्ल की तरह होता है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा का कालाहांडी जिले के बारे में बताया गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कालाहांडी में। लेकिन और जो ये चावल होते हैं वो दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कालाहांडी के कई गरीब भूखमरी से ही मर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर चावल पैदा तो होते लेकिन कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जो भूखमरी से मर जाते हैं। कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन इन गरीबों में नहीं बांटा जाता है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अध्याय 4 की। आम खाए 12 महीने, है ना। आम खाए 12 महीने, अध्याय 4 है ये। तो यहां पर देखिए पूछा जाता है कि जो आन्नीपुरम गांव है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मांडी टांद्रा आम पापड़ जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आम पापड़ के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे मामिड़ी तांड्रा भी कहा जाता है ना। ये विशेष आपको ध्यान देना है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि आम पापड़ बनाने के लिए जरूरी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि अभी ऑनलाइन एग्जाम में जो रोटियां हैं, है ना, चपाती हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया आपसे पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आम पापड़ बनाने के लिए जरूरी चीजें भी पूछी जा सकती है। इसमें आपको चटाई की आवश्यकता होगी, केंजूरिनी पेड़ के डंडे होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी आवश्यकता होती है आम पापड़ बनाने के लिए। आम पापड़ तैयार होने में कितने हफ्तों का समय लगता है? तो 4 हफ्तों का। कितने? 4 हफ्तों का समय लगता है। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है जिससे शीशियों में नमी ना रह पाए, यानी कि जो शीशी होती हैं उनमें कुछ नमी हो तो वो जब धूप में रखते हैं तो वो पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद में उसमें अचार भरा जाता है ना। आगे बात करें, आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाते हैं ना। ये सारी चीजें बनाई जाती है यदि हमें आम को पूरी साल चलाना हो तो। खाने की चीज़ों व उनको 1 से 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये तो वह आपका आम
आम पापड़ के बारे में, है ना। अब बात करते हैं खाने की चीज़ों व उनके 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या क्या है। तो आपने देखा होगा अब तो खैर फ्रिज आ गया है ना। फ्रिज आ गया है तो उसमें आप रख देते हैं, कोई सी भी चीज़ तो खराब नहीं होती। लेकिन यदि फ्रिज में हम नहीं रखते हैं तो उसको कैसे आप घरेलू उपाय से 1-2 दिन तक रख सकते हैं, यानी कि वो खराब ना हो इस स्थिति में रख सकते हैं। तो पके हुए जो चावल होते हैं वो एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, यानी कि जो पानी का बर्तन है पहले इसको पानी के बर्तन को हल्का सा भर देते हैं, उसके बाद में जो चावल होते हैं पके हुए चावल किसी भी बर्तन में उसको बाद उसको रख देते हैं ना, जिससे क्या है वो खराब नहीं होते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होगा। प्याज लहसुन है खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर, है ना। नमी जहाँ पर नहीं होगी वहीं पर आप रखेंगे तो प्याज और लहसुन आपके खराब नहीं होंगे। लेकिन नहीं, यदि ऐसा नहीं करते हैं, नमी से आप नहीं बचाते तो वो सड़ने लग जाते हैं ना, देखा होगा आपने। दूध को हम उबालते हैं, आपने उबाल लिया तो एक दिन चल जाता है ना। और आजकल फ्रिज आ ही गया है तो उसमें सारी चीज़ें आजकल रखने लग गए हैं, लेकिन उसके पहले इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते थे। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, बीज और बीज। यहाँ पर बीजों के बारे में बात की जा रही है। उसके पहले आपने शिकारी पौधे के बारे में सुना होगा, नेफेंथिस पौधा है ना, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहों को, मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को का शिकार कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? नेफेंथिस है, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसके बारे में पूछा जाता है। नेफेंथिस के बारे में हम बात करें तो यहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, भारत में, मेघालय में। भारत में पूछे तो ये मेघालय में पाया जाता है, और देश में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती, जिसकी वजह से कीड़े खींच चले आते हैं। जो खुशबू होती है उसी की वजह से जो कीड़े होते हैं वो चले आते हैं, है ना, रस प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहां पर वो बैठते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। रस जो होता है वो इतना चिपचिपा होता है कि वो एक बार उसमें चला गया तो उसमें से निकलने की कोई गारंटी नहीं है ना, वो निकल नहीं पाता है उससे। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये रहा आपका नेफेंथिस पौधा। आगे बात करें वेलक्रो की, है ना, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेंट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। कब बनाया था? 1948 में। किसने बनाया था? जॉर्ज मेंट्रल ने। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के ना। वेलक्रो से दोनों तरफ चिपक जाता है। जो वेलक्रो होता है वो क्या होता है? दोनों तरफ चिपक जाता है। खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं कपड़े और जूतों में लगा होता है, पट्टेदार होता है ना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बस्तों में लगा होता है, कपड़े में, जूते, पट्टे में, इनमें इनको देखा होगा आपने, है ना। तो ये होता है आपका वेलक्रो। कौन कहाँ से आए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बात करें मिर्ची की, तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची का याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका। साथ में आपको याद रखना है टमाटर और आलू। क्या याद रखना है? टमाटर और आलू। मिर्ची के साथ साथ टमाटर और आलू भी कहां से आए थे? हमारे भारत में दक्षिण अमेरिका से आए थे। याद रखिएगा। चाय की बात करें तो हमारे देश में ही ये उपलब्ध है, ये असम में ही है ना। सोयाबीन कहां से लेकर आए थे भारत में? चीन से लेकर आए थे। कहां से? चीन से लेकर आए थे सोयाबीन, है ना। भिंडी और कॉफी के बारे में पूछा जाता है। भिंडी का बीज और कॉफी अफ्रीका से लेकर आए थे। गोभी मटर कहाँ से आई है? आपकी यूरोप से आई है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ से आए, ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में हमारे भारत की बात करें, हमारे देसी माल की बात करें तो आपका बैगन है, मूली है, सेब है, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, परमल की जो सब्जी होती है ना, उसके बारे में बात की जा रही। टिंडा और मेथी, ये सभी क्या देसी है, यानी कि भारत में पहले से ही उपलब्ध है ना, ये कहीं से भी नहीं लाई गई है, भारत में ही उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाय जो है वो असम में होती है, जिसके बारे में आपको सभी को जानकारी है ना। बात करें अध्याय 6 की, बूंद बूंद दरिया दरिया। अब इसमें क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया में, है ना, पानी। देखिए आप यदि राजस्थान में गए होंगे तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब, यानी कि तालाब आपने घुमा होगा, जैसलमेर आप गए होंगे तो, जिसे क्या कहा जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? घड़सीसर, है ना। नाम याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। किसने बनवाया था? और इसी के नाम पर इस तालाब का नाम पड़ा था। और इसे 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कितने तालाब? 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे,
थे, एक तालाब में पानी भराएगा, फिर उसके बाद दूसरे तालाब में भराएगा, फिर तीसरे तालाब में, ऐसे करके पानी भराता था उनमें। और कितने तालाब थे? टोटल 9 तालाब थे, है ना। बात करें अल बरूनी की यहाँ पर, तो अल बरूनी जिस देश से भारत आए थे उसे आजकल किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उसे? उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उज्बेकिस्तान कहते हैं। और अल बरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा था। जो उन्होंने लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तालाब के बारे में, है ना। अल बरूनी ने उस समय किसके बारे में लिखा था? तालाब के बारे में। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे भी बनाए जाते थे। ये इस प्रकार की जानकारी इन्होंने लिखी थी। और उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है, याद रखिएगा। वो रिवाज क्या है? जो ब्याह के बाद नई दुल्हन आती है वहां झरने या तालाब पर जाकर क्या करती है? सिर झुकाती है। तो कहाँ का रिवाज है? तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड का रिवाज है। कहाँ का? उत्तराखंड का। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, ये पूछा गया है। सीढ़ीदार कुएं को क्या कहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में, तो उसे क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ी, है ना, याद रखेगा। आगे हम बात करें 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। कब याद किया गया था? 1986 में किया गया था, जब जोधपुर के इलाकों में सूखा पड़ा था, है ना। ये भी ध्यान में आपको रखना है। आगे बात करें कुओं के सूखने का कारण, है ना। कुछ कारण यहां पर लिखे हुए हैं, ये आपसे कूट में पूछे जा सकते हैं। कुएं के सूखने के कारण, है ना, और कूट में आंसर आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा सकता है, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं ना, होल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। तालाब की बात की जा रही है। तालाब अब देखने को बहुत कम मिलते हैं, है ना। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का कर दिया गया है। आपने देखा होगा कहीं पर भी पक्की जमीनें कर दी जाती है ना। घर भी आप बनाते हैं तो वहाँ पर भी आसपास जो ज़मीन है उसको कच्चा नहीं रहने देते, उसको भी आप सीमेंट कर देते हैं या फिर किसी प्रकार से उसे पक्का कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। घर का पानी जो गिरता है उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ जगह आपको खाली छोड़ देना चाहिए जिससे कि पानी जमीन में चला जाए, है ना। इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखना है, खुद से भी करना है। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी का इंतजाम से जुड़ी हुई थी। याद रखिएगा, पानी के इंतजाम से कौन सा संघ जुड़ा हुआ था? तरुण भारत संघ, है ना। दड़की माई के बारे में पूछा जा सकता है। दड़की माई कहीं कहीं बाई लिखा होता है, तो याद रखिएगा जो दड़की माई है यह राजस्थान के अलवर जिले के एक गाँव में रहती थी। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव को गांव में क्या बनवाया था? तालाब बनवाया था। किससे जुड़ी हुई थी ये? तरुण भारत संघ से जुड़ी हुई थी। कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली थी। अध्याय 7 की बात करें, पानी का प्रयोग, है ना। तो पानी के प्रयोग में सबसे पहले हम दांडी यात्रा के बारे में देखेंगे। जो दांडी यात्रा है किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी, सभी को पता है ना। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह घटना कब की है? 1930 की। कब की है घटना ये? 1930 की ये घटना है। भारत की आज़ादी से पहले की बात है ना। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर में के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। यानी कहने का मतलब है घर पर नमक नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। साथ में जो अंग्रेज है उन्होंने नमक बनाने पर भी रोक लगा दी थी। इस पर क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, है ना। और ये जो गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी और इस गलत कानून को क्या करा था? तोड़ा था, है ना। किसने तोड़ा था? गांधी जी ने। कहाँ? आगे बात करें तो नमक कैसे बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। जो नमक होता है वो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों से भर दिया जाता है। क्यारियों के अंदर पानी को भर दिया जाता है। आपने देखा होगा पेड़ आप लगाते हैं तो आसपास उसके क्यारियां कर देते हैं ताकि पानी जो होता है वो बाहर ना जाए। ऐसे ही क्यारियां कर देते हैं जिससे कि पानी बाहर ना जाए। और तेज धूप जब आती है तो पानी होता है जो क्यारियों में भरा होता है वो सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार से नमक को निकाला जाता है ना। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर इतना नमकीन की लगभग 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक होता है? 300 ग्राम नमक। सबसे ज़्यादा नमक होता है मृत सागर में। और ये पूछा भी जाता है 1 लीटर पानी में लगभग कितना नमक प्राप्त कर सकते हैं आप? 300 ग्राम नमक प्राप्त कर सकते हैं ना। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे?
बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, यानी कि वहां पर तैरने की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे पानी में जैसे लेट भी जाओगे तो आप डूबोगे नहीं, ऊपर तैरते रहोगे, है ना। तो ये एक खास बात है, तो याद रखिएगा। आगे हम बात करें 8वें अध्याय की, तो मच्छरों की दावत है ना, ये आपका 8वां अध्याय है। इसकी हम बात करें तो मलेरिया है ना, मच्छरों की दावत में मलेरिया मादा मच्छर जिसे एनाफिलिस से फैलता है ना, जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, मादा मच्छर से एनाफिलिस से फैलता है ना, याद रखेगा, ये तो आपको पता ही होगा। मलेरिया की जो दवा है इसकी बात करें तो मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की क्या होती है, बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है ना, वो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पेड़ की छाल से, है ना, ये याद रखिएगा। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, किससे दिखती है, एक चीज 1000 गुना बड़ी, तो वो है माइक्रोस्कोप। एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है ना। यदि आपसे पूछे कि खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़, मतलब इसकी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी को खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, आयरन यानी कि जो लोहा होता है ना, किसमें, गुड़ में पाया जाता है, आंवला में, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पालक आप खाएंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको आयरन प्राप्त होगा, है ना, जो पत्तेदार सब्जियां होती है। एनीमिया की हम बात करें तो इससे ग्रसित बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से क्या है, बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी उसे परेशानी होती है। देखिए सीटेट एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो बच्चा है वो किससे ग्रसित होता है, जो कि बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, साथ में उसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, उनमें फुर्ती भी कम होती है, साथ में पढ़ाया जाता है जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है वो समझने में भी बच्चे को परेशानी होती है। तो वो किससे ग्रसित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो एनीमिया से ग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं बचाव के तरीके। जो मलेरिया के मच्छर होते हैं, डेंगू के, चिकनगुनिया के जो मच्छर होते हैं उनसे कैसे बचे, वो जो तरीके हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कोर्ट में, है ना। तो आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दे, गड्ढों को भर दे, जो गड्ढे होते हैं उनको भर दे, क्योंकि जो गड्ढे में पानी होता है उसी में ज़्यादातर मच्छर पनपते हैं। पानी के बर्तन को साफ रखे, टंकी को साफ रखे, कूलर को साफ रखे, हर हफ्ते सुखाएं, यानी कि उनको सुखाना भी जरूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करके मच्छरों से दूर रह सकते हैं, मच्छर आपको काट नहीं सकते, मच्छरदानी आपने लगा ली तो, है ना। गड्ढे में भरे पानी को मिट्टी का तेल छिड़के, मिट्टी के तेल के छिड़काव से क्या होता है, जो मच्छर होता है वो उसमें पनप नहीं पाता है, और जो पनप पाते हैं वो वहीं मर जाते हैं ना। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखेगा, इसे लार्वा कहते हैं। और यहाँ भूरे रंग के कीड़े पानी में तैरते रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना, वो क्या। आगे हम बात करें रोनाल्ड रॉस के बारे में, है ना, इनके बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया का वाहक कौन है, मच्छर है ना। मलेरिया का वाहक मच्छर किसके द्वारा पता लगाया गया, ये पूछा जाता है, तो वो है रोनाल्ड रॉस, है ना। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में कब मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको, 1902 में मिला था। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें अध्याय 9 की, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, है ना, एक अध्याय 9 है। तो यहाँ पर देखिए एक पूछा जाता है कि भाई जो नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियरिंग है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये उत्तर काशी में स्थित है ना। आगे बात करें पहाड़ों में चढ़ने से पहले सभी को नाश्ते में, सुबह जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनके बारे में इस अध्याय में बताया गया है कि पहाड़ों में चढ़ने से पहले सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है, साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध भी दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले, है ना। क्या क्या दिया जाता है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कूट में सीटेट में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। नाश्ते में क्या दिया जाता है, सुबह सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है, साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले, इसलिए इनको दिया जाता है। अब पहाड़ पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है जो लीडर होता है वो, है ना। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वो आगे बढ़ता है, जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाने का काम करता है लीडर। रुकने के लिए जगह ढूंढता है लीडर। सबके खाने पीने का इंतजाम देखता है लीडर। साथ में साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी कौन रखता है, लीडर रखता है। तो 5-6 जो बातें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कूट में आंसर आपसे पूछा जा सकता है।
कमर में रस्सी बांधकर उसमें स्लिंग, एक तरह का हुक होता है, आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। इसे डालकर स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? मोटे रस्से में डाला जाता है। अब बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। तो ये नदी पार करने के लिए किनारे से दूसरे किनारे तक मजबूत रस्सा बांधा जाता है, जिसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिन ऑन जो खूंटे होते हैं उनको मजबूती से बांधा जाता है ना। और मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी? मिजो। चलिए अब बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में, और इनसे काफी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। बड़े होकर इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, है ना, पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। ये याद रखेगा। इन्हें गाइड करने वाले कौन थे? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनको गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, है ना। इनका नाम याद रख लीजिएगा यदि पूछा जाए तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कब चुना गया? 1984 में। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 है ना, ये 1:07 लिखा हुआ है ना, पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम मतलब नेपाल में से क्या कहा जाता है? सांगरमाथा, है ना, पर कदम रखा। कब रखा था? 1:07। कब रखा था? 23 मई 1984 में, है ना। सन आपको याद रखना है। ये बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल भारत की क्या है? पहली है। भारत की पहली है और विश्व की 5वीं महिला है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। करीब 43 मिनट तक वहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, है ना। यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए गांव का नाम लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर राज्य के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। बछेंद्री पाल के जन्म की बात करें, यहाँ पर शायद जन्म वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, है ना। देखिए इनकी जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 मई 1954 को। यहां लिख देता हूं 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में रहती थी। कहां पर? उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में। और उत्तरकाशी जिले में कहां पर? गढ़गांव के नाकुरी गांव में, है ना, इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनके बारे में, और सारी बातें मैंने बताई दी है ना। माउंट एवरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अब हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, क्योंकि पूछा जाता है, तो ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ना, ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऐप में, है ना। एक बार डाउनलोड करके जरूर चेकआउट करिएगा, है ना। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए इसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर, है ना। कहीं कहीं 8,850 भी दे रखा है। तो आपकी जब एग्जाम होगी या तो 8,848 दी होगी या फिर 8,850 दी होगी, यानी कि इसके आसपास ही वहां पर विकल्प दिए होंगे, है ना। आपको वहां पर देखकर और थोड़ा सा विचार करके विकल्पों को चुनना है ना, कि कौन सा सही हो सकता है। तो 8,848 जहां देंगे वहां 8,850 नहीं देंगे, और जहां पर 8,850 देंगे वहां पर 8,848 मीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। विकल्प कुछ इस तरीके से दिए होंगे। बात करें नेपाल में इसका नाम क्या है, तो सागरमाथा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, ये लिखा है ना, सागरमाथा नाम है नेपाल में। और तिब्बत में नाम क्या है? चोमो लुंगमा, है ना। यहां पर लिख देता हूं चोमो लुंगमा। ये आपका कहां पर है? तिब्बत में। तिब्बती नाम क्या है? चोमो लुंगमा, है ना, याद रखिएगा। चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे अध्याय 10 की, बोलती इमारतें। गोलकुंडा के बाहरी दीवारे में कितने बुर्ज है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 87 बुर्ज। कितने हैं? 87 बुर्ज है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। गोलकुंडा किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ
कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। किसने किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने किया था। कब से कब तक? 1518 से 1667 तक, 87 तक, सॉरी, है ना। और गोलकुंडा किला काकती राजवंश ने बनाया था। किसने बनाया था? गोलकुंडा किला काकती राजवंश ने बनाया था। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहां हमला करने आई थी, पर वहां किले में घुस भी नहीं पाई थी। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक जो सेना है वो बाहर बैठी रही। या किले के बारे में पूछे है ना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सा किला है जो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वहां किले में घुस भी नहीं पाई, उनकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। वो कौन सा किला है? तो वो गोलकुंडा का किला है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था? काकती राजवंश के द्वारा बनाया गया था। म्यूजियम की हम बात करें तो म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी जाती है, जैसे कि बर्तन, औजार, हथियार आदि। म्यूजियम के बारे में तो आपको सभी को पता है। अब हम अध्याय 11 की बात करें, सुनीता अंतरिक्ष में। देखिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। कौन है? दूसरी महिला, है ना। तो देखिए सुनीता विलियम्स है, जो है ये 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी। ये एक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, है ना। यहाँ पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। किस में गई थी? स्पेस शिप में गई थी। और भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं। देखिए इसके बारे में बता देते हैं, पहले इनके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको, सुनीता विलियम्स के बारे में, क्योंकि आगे इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो देखिए यहाँ पर ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। भारतीय मूल की कौन सी महिला थी? दूसरी महिला थी, है ना, सुनीता विलियम्स। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, सन यदि पूछे, वैसे सन पूछते नहीं है लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? अमेरिका में। अमेरिका के आहोई राज्य में यूक्लिड नगर, यानी कि जिसको ये कहां पर स्थित है यूक्लिड नगर? तो ये क्विकलैंड में है। कहां पर है? क्विकलैंड में है। इतना सारा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आपको अमेरिका ध्यान में रखना है ना। इनका संबंध किससे है भारत में? ये यदि पूछा जाए तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर से इनका संबंध है। और ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में इन्होंने 195 दिनों, यानी कि जो 6 महीने यहाँ पर लिखे हैं, दिन पूछे तो कितने दिन? 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। 195 दिन, है ना, ध्यान रखिएगा। और जून 1998 में नासा में चयन हुआ था। कब हुआ था इनका नासा में चयन? 1998 में, है ना। जून 1998 में इनका नासा में चयन हुआ था। साथ में 2008 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, है ना, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 2008 में, है ना, ये ध्यान में रखना। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। यदि पूछे कि भाई अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन सी, तो वो भी आपकी सुनीता विलियम्स से है। ध्यान रखिएगा, कब? सन पूछा जाता है, यहाँ पर तारीख वगैरह नहीं पूछी जाती। 2007 आपको याद रखना है ना। इतनी सारी जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। आगे अब हम बढ़ेंगे। अब देखिए अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें यहां पर आपको बता दूं। नील आर्मस्ट्रांग सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति के बारे में आपको सभी को पता होगा, ये आर्मस्ट्रांग है। और अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं, है ना। आपने देखा होगा, काफी वीडियोस में आपने देखा होगा, है ना। पानी भी पीते हैं तो वो भी उड़ता रहता है वहां पर, है ना। काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, वहां भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है, और उसी से ही उसी प्रकार से पानी को पीना होता है। और वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाल हमेशा वहाँ पर क्या होते हैं? खड़े ही रहते हैं। कैसे होते हैं? खड़े रहते हैं। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वहां उपग्रह हो सकता है। क्या हो सकता है? वो उपग्रह हो सकता है।
टूटता तारा उल्का पिंड वहां होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, आते ही जल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड या फिर टूटता तारा कहते हैं। अब अध्याय 12 की बात करें, खत्म हो जाए तो, है ना, तो इसमें अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर अड़ाजल की बावड़ी है, ये याद रखिएगा। अहमदाबाद से लगभग कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर क्या है, अड़ाजल की बावड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में हम यहाँ पर तेल की बात करें, देखिए तेल की यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कि जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। कैसा होता है, गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर बात करेंगे। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। उसके बाद इसी तेल में हमें मिलता है केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है। जो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है ना तेल, उससे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। साथ में एलपीजी खाना खाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से प्राप्त होता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें इससे मिलती है ना। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। 2/3 लोग, आजकल ये भी खत्म हो गए हैं, है ना। भारत सरकार ने गैस सिलेंडर वाला जो बीच में हर घर गैस सिलेंडर वाली योजना चलाई थी, योजना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे बहुत सारे 2/3 लोग अब बचे नहीं होंगे, बहुत कम ही होंगे जो अब उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ द्वारा खाना बनाते हैं, है ना। अब बात करते हैं बसेरा ऊंचाई पर, अध्याय 13 है ना, बसेरा ऊंचाई पर। तो ठंडा रेगिस्तान, है ना, आपको पता ही होगा, लद्दाख सभी को पता है। यहाँ इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, आपने देखा होगा। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान, है ना। लद्दाख में स्वागत को जूले जूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वागत को लद्दाख में जूले जूले बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लद्दाख की यहाँ पर बात हो रही है और घरों की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए लद्दाख में घरों की विशेषता के बारे में काफ़ी पूछा जा सकता है कि यहाँ घर कैसे होते हैं। 2 मंजिला होते हैं, पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बने होते हैं, उन पर मिट्टी और चूने की पुताई होती है। बताइए ये कहाँ पर है, तो आपको पता हो तो आप विकल्पों का चयन कर सकते हैं, लद्दाख में, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट एग्जाम में। घर अंदर से छप्पर जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, छप्पर जैसे। यहाँ लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं और नीचे की मंजिल में जानवरों को रहने की जगह होती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं ना। ऊपर रहते हैं यानी कि जो मंजिल दूसरी मंजिल होती है उस पर लोग रहते हैं, नीचे जानवरों को रखा जाता है। साथ में जो ज़रूरत के सामान होता है उनको भी ये इकट्ठा करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, कहने का मतलब है नीचे, है ना, नीचे की जो मंजिल होती है उसमें। सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग नीचे की मंजिल में ही जानवरों के पास रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का ये इस्तेमाल करते हैं। साथ में चांगथांग, है ना, ये लद्दाख की बात की जा रही है और चांगथांग ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये जम्मू कश्मीर राज्य के 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और टोटल भी लोग ये 5000 है ना, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदान सुनसान और पथरीला इलाका है। इनकी इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल होती है। कितनी ऊंचाई होती है, 5000 मीटर, किसकी, चांगथांग की, है ना। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है, अकेला रहने वाला, है ना। यदि पूछे अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। जैसे कि अब बात करते हैं चंगपा जनजाति की, सॉरी चांगपा लिखा हुआ है ना, चांगपा जनजाति। देखिए जो चांगपा जनजाति होती है वो घुमंतु लोग होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है, जैसे कि दूध भी मिल जाता है, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि, ये सारी चीज़ें जो जानवर होते हैं उन्हीं से ही प्राप्त करते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, है ना, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना साल के बारे में आपने सुना होगा। पश्मीना ऊन जो होता है ना, उनसे साल बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसकी ठंडी और ऊंची जगह होती है, जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे, है ना। ये 5000 मीटर पर जाकर भी अपना जीवन यापन कर लेती है ये बकरियां, है ना। ये लोग अपना पूरा
घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते। किस पर? घोड़ों और याक पर। जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं, यानी कि सारा सामान को समेट लेते हैं और निकल पड़ते हैं। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं, याद रखिएगा। जिसमें रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है ना, याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और ये मजबूत व गर्म होती हैं। रेबो के पास भी भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी होती है ना, जिसे क्या कहते हैं? लेखा कहा जाता है। रेबो और लेखा, है ना, और इसे चंगपा लेखा कहते हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है जहां पर वो रहते हैं, यानी कि टेंट का नाम क्या होता है? रेबो होता है। और जहां पर बकरियों को रखते हैं, भेड़ बकरियों को, उसे लेखा कहते हैं। इसे चंगपा क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों के एक दूसरे पर रखकर बनाई जाती है, जिसमें कि बकरियां, भेड़ बकरियां रह सके। दुनिया की मशहूर पश्मीना के बारे में बात करें तो पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। जो हम 6 स्वेटर पहन ले उतनी गर्मी एक ही सोल में होती है ना। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती, मोटी नहीं होती है, ये उसकी खास बात है ना। यहाँ पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल से बनता है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और यहाँ सर्दियों में तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ पर भी रह सकती है, यानी कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रह सकती है ना। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल होते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। इन्हीं से बनाई जाती है पश्मीना शाल। जो उनके ऊपर बाल होते हैं उन्हीं से क्या बनाई जाती है? पश्मीना शाल बनाई जाती है और उसी के माध्यम से वो सर्दियों से बचते हैं ना। इनके बाल इतने पतले होते हैं, इनके 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई बराबर होते हैं। हमारे बाल भी कितने पतले होते हैं, लेकिन हमारा 1 बाल और उनका 6 बाल मिला दे तब जाके हमारा 1 बाल बनता है। इतने पतले होते हैं उनके बाल, है ना। पश्मीना शाल को हाथों से बुना जाता है, यह हाथों से बुनी जाती है पश्मीना शाल। इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटे का समय लगता है? ये घंटे पूछे जाते हैं तो 250 घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शाल बनाने में, है ना। आगे बात करें चंगपा की जो भाषा होती है वो चांग थांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। टोटल कितने रहते हैं? इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 5000 की होती है ना। ये इसका मतलब होता है चांग थांग, है ना। आगे बात करें ऊंचाई पर जाने में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। डल झील में तैरते हुए घरों को शिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डल झील में तैरते हुए घरों को शिकार बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते। कहां पर रहते हैं? वो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है। कितनी होती है? 80 फुट का होता है, 80 फुट तक होती है। तथा बीच की जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 से 9 फुट। कितनी होती है? 8 से 9 फुट। लंबाई में 80 फीट और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फीट की होती है ना। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। इसलिए कश्मीर के हर गली के कूचे में दिखती है एक बेकरी। कहने का मतलब है वो घर में रोटियां नहीं बनाते हैं, दुकान या फिर बेकरी से ले लेते हैं। इसलिए हर गली में आपको एक ना एक बेकरी दिख जाएगी। यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है जालीदार खिड़कियां, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है जालीदार खिड़कियां, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं और उसे क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। इसमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया से देख सकते हैं। आगे हम बात करें हाउस बोर्ड और कई बड़े घरों की अंदर की जो छत है वो लकड़ियों की सुंदर नक्काशी उसमें बनी होती है। साथ में एक खास किस्म की डिजाइन भी होती है। वो कैसी दिखाई देती है? जिग्सा फजल होती है उस तरह से वो दिखाई देती है। आगे बात करें बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे जो होते हैं ये भी पानी में तैरते रहते हैं। क्या नाम है उनके? डोंगे। याद रखेगा, ये तैरते रहते हैं। साथ में श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर अगला अध्याय देखेंगे 14, जब धरती कांपी, है ना। यह अध्याय कौन सा होगा? आपका
जब धरती कांपी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आपने सुना होगा, वहां पर भूकंप आया था, कई लोग मर गए थे। आपको सन याद रखना है और राज्य याद रखना है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप से कई लोग मर गए थे और बहुत लोग घायल भी हुए थे। बहुतों की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब थी। याद रखेगा कहां पर आया था यह भूकंप, गुजरात में कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाए, जहां पर खुला मैदान हो वहां पर आप निकल जाए। साथ में अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वहां फिसलकर घूम से दूर न जाए, मतलब तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो, यानी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मजबूत हो, उसके नीचे आप छिप सकते हैं ना। इस प्रकार की कोई सी चीज हो जैसे कि मेज हो, है ना, ये आप कर सकते हैं। यदि भूकंप आ जाए तो आप बाहर नहीं निकल सकते तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। अध्याय 15 की हम बात करें, उसी से ठंडा उसी से गर्म, है ना। तो इसमें बात करते हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म जो कहानी है, इसके लेखक कौन है और ये पूछा जाता है तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है? पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे देश के डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करें आगे, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला करती है। ये तो सभी ने करे ही होगा बचपन में और अभी भी करते होंगे, है ना। डॉक्टर हमारी छाती पर इंडेथेस्कोप रखकर हमारे धड़कन सुन सकते हैं, है ना। इसका नाम क्या है? इंडेथेस्कोप, है ना। इंडेथेस्कोप इसका नाम है, जो कि डॉक्टर के हाथ में आपने देखा होगा, उनके गले में टंगा होता है, वो हमारी छाती पर रखते हैं और हमारे धड़कन को सुन सकते हैं। इसका नाम क्या है? इंडेथेस्कोप, है ना। आगे बात करेंगे अध्याय 16, कौन करेगा यहाँ काम, है ना। 16 कौन सा अध्याय है आपका? कौन करेगा यहाँ काम। सतचरण रज सेविता सहज किताब के लेखक कौन है ना। यहाँ पर लेखक के बारे में पूछा गया। सत सरज रज सेविता सहज किताब के लेखक कौन है? तो नारायण भाई देसाई। कौन है? नारायण भाई देसाई, है ना। गोरेगांव कहां पर स्थित है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न, तो ये महाराष्ट्र में है। भीम यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश में संविधान तैयार किया गया। किसके अगुवाई में? तो सभी को पता है, बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में, है ना। 17 अध्याय है वो है आपका फादली दीवार। कौन सी है? फादली दीवार। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये कहां पर है? तो ये मुंबई में है आपका। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ये कहां पर है? तो ये भी आपका मुंबई में है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अध्याय 18, जाए तो जाए कहां। इसमें आपको याद रखना है, जो डामर है इसे कोलतार, जो कोलतार को कहते हैं, डामर किसे कहते हैं? कोलतार को कहते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 18-19 से किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, है ना। 1 ग्राम, जो 1 ग्राम है ये कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है ना, गुजरात लिखा हुआ है। कहां पर स्थित है 1 ग्राम? गुजरात में स्थित है। साथ में यहां पर देखिए उधुयु, है ना, ये काफी पूछा जाता है आपके सीटेट एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। जो मटका है उसको भर देते हैं, फिर उसको ऊपर से ढक देते हैं ना। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं? उधुयु कहते हैं। क्या कहते हैं? उधुयु कहते हैं। सब्जी पहले मटके को भर देते हैं, फिर उसे ढक देते हैं, उसके बाद में उसे जो कोयले होते हैं, उन जो कोयले के अंगारे होते हैं उस पर उल्टा करके सब्जियों को पकाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? उधुयु कहा जाता है। और गुजरात में उधुयु का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी कि उल्टा कर देते हैं मटके को, इसलिए उधुयु उसको कहा जाता है और उसका मतलब भी उल्टा होता है। उधुयु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितना चाहे छाछ, है ना, इसके साथ वो खाते हैं, है ना। तो केचुए की बात करें, केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है और इन्हें किसानों का मित्र भी कहते हैं ना। केचुए के बारे में आपको सभी को पता होगा। क्रोटन पौधे के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यहाँ बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती। जब यहाँ पौधा मुरझाने लगता है तो किसान को पता चल जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, यानी कि जो क्रोटन का जो पेड़ होता है
उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत कम होती है, यानी कि वो नीचे जाती नहीं है। तो जो पानी की आवश्यकता है वो कैसे पता चलती है, ये मुरझाने लगता, सूखने लगता है ना, इससे पता चल जाता है कि भाई अब हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो फसल है, उसे पानी की आवश्यकता है। फिर जो किसान होता है वो पानी की पूर्ति कर देता है ना। अब बात करते हैं अध्याय 19 की, किसके जंगल, है ना। कुड़ुक भाषा बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। कुड़ुक भाषा जो है ये झारखंड में बोली जाती है ना। सूर्यमणि का संबंध पूछा जाता है, किससे, सूर्यमणि का संबंध झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से, किससे, जंगल बचाओ आंदोलन। तोरांग, तोरांग का मतलब पूछा जाता है कुड़ुक भाषा में, तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है, और गाने बजाने की कई चीजें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी होते हैं ना। आगे बात करें जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में। यहाँ कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है ना। इस कानून के बारे में पूछा जाता है, जंगल अधिनियम कानून 2007 के बारे में। कूट में 4 विकल्प दे देते हैं और आंसर आपको देना होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, साथ में जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनको वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता, वहाँ से उनको कोई भी नहीं हटा सकता। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी उनका जो ग्राम सभा होता है ना, जो ग्राम होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनको सौंप दिया जाता है, वही करते हैं ना। आगे बात करें एक टिन जमीन। एक टिन जमीन का क्या मतलब होता है, एक टिन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे ही एक टिन जमीन कहते हैं। एक टिन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे क्या कहते हैं, एक टिन जमीन बोलते हैं। अब बात करते हैं झूम खेती, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है आपकी झूम खेती से सीटेट एग्जाम में, है ना। तो मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है, कहाँ पर की जाती है, मिजोरम राज्य में। इसमें एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते, वो ऐसी ही पड़ी रहती है ना। इस जगह को बांस या जंगल, इस जगह में क्या उग जाता है, बांस उग जाते हैं, जंगल उग जाता है ना। उसे उखाड़ते नहीं है, क्या नहीं करते हैं, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। और यहाँ राख जमीन में खाद का काम करती है। जो बांस उगा था या फिर जंगल उगा है, उसमें क्या करते हैं, उसको उखाड़कर वहीं छोड़ देते हैं और उसे वहाँ पर जला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो खाद का काम करती है उस जमीन में। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। अभी आपने देखा होगा, है ना, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जोता जाता है जमीन को, उसके बाद में जो भी फसल है उसको उगाया जाता है। पहले जोता जाता है फिर उगाया जाता है। लेकिन जो झूम खेती, इसमें ऐसा नहीं होता है, जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं ना, वैसे ऊपर से फेंक देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्ची और चावल बोए जाते हैं ना। और कहाँ पर, मिजोरम में। ये आपको ध्यान में रखना है। चेराव, है ना, जो चेराव नृत्य के बारे में, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में। मिजोरम में फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ पर, मिजोरम में। चेराव नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मिजोरम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, फसल पकने पर, है ना। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सब साथ में खाना पकाते, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने रहती है। जो आप PDF परचेस यदि करेंगे तो उसमें हमने उनकी जो फोटो है उनके माध्यम से समझाया है, वहाँ पर आप और आसानी से समझ सकते हैं। बैठती है, आमने सामने बैठती है, ढोलक ताल पर डंडिया को पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए, कितने, 3/4 लोग, कहाँ के, मिजोरम के, है ना। अब बात करें अध्याय 21 की। अध्याय 21 किसकी झलक किसकी छाप, है ना। इसमें मेंडल के बारे में बताया गया है। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनका जन्म सन 1822 में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ये पूछा जाता है कि इसके द्वारा मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल। काफ़ी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अध्याय 22 यानी कि लास्ट अध्याय, टोटल अध्याय 22 बताए थे मैंने। फिर चला
काफिला, है ना। ये आपका 22वां अध्याय है। उसमें याद रखने वाली बात क्या है, पूरन पोली। चने की दाल की मीठी रोटियां होती जिसे क्या कहते हैं, पूरन पोली कहते हैं, है ना। याद रखिएगा इसका नाम क्या होता है, पूरन पोली इसका नाम होता है। यदि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम जैसे हमने आपके 22 अध्याय कंप्लीट कराए हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे साथ। तो आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्लास 3 और क्लास 4 की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसकी भी वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही ऐसी ही वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।